इस वीडियो में हम चीन और ताइवान के बीच तनाव के कारणों के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और आगे आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की चीन की आक्रामकता के खिलाफ ताइवान की रक्षा करने की अमेरिका की चेतावनी ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी हैं और छोटे लोकतांत्रिक द्वीप और उसके पड़ोसी निरंकुश महाशक्ति के बीच बढ़ते तनाव को सुर्खियों में ला दिया। एक दशक से भी कम समय पहले दोनों पक्षों के बीच संबंधों में सुधार होता दिख रहा था। एक जल मध्य से अलग जो अपनी सबसे संकीर्ण बिंदु पर 80 मील से कम चौड़ा है, गहरा आर्थिक, सांस्कृतिक और यहाँ तक कि राजनीतिक जुड़ाव, लेकिन आज संबंध दशकों में अपने सबसे निचले बिंदु पर है। सैन्य विरोधी की आशंकाओं को बढ़ाते हुए यहाँ तक कि विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि एक आसान चौतरफा युद्ध की संभावना नहीं है। हाल ही के महीनों में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के लिए चीन के मौन समर्थन ने केवल ताइवान के साथ बीजिंग के इरादों पर अटकलों को हवा दी है। ये सवाल उठ रहा है, चीन द्वारा हमला शुरू करने पर दुनिया कैसी प्रतिक्रिया दे सकती है। हालांकि व्हाइट हाउस ने जो बाइडेन की टिप्पणियों को जल्दी से कम कर दिया। कोई भी अन्य देश इस विवाद में उतना गहरा नहीं है जितना कि संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसका दोनों पक्षों के साथ एक जटिल इतिहास है और लंबे समय से एक नाजुक मध्य मार्ग है। शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन के सत्तावादी रुख और वॉशिंगटन के साथ संबंधों में गिरावट ने ताइवान को अमेरिका की रक्षा में करीब ला दिया है। इसने बीजिंग को क्रोधित कर दिया है, उसे ताइवान पर अधिक दबाव बनाने के लिए प्रेरित किया है और क्रॉस स्ट्रेट संबंधों को नीचे की ओर भेज रहा है। इस वीडियो में चाइना और ताइवान के बीच तनाव का विवरण दिया गया है। आइए शुरू करते हैं। संघर्ष की कितनी संभावना है? 2021 में बीजिंग से आक्रामक सैन्य प्रदर्शन के बाद ताइवान की रक्षा मंत्री ने चेतावनी दी कि चीन 2025 तक ताइवान पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण करने में सक्षम होगा। संभावित सशस्त्र संघर्ष पर चर्चा को प्रेरित करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के जर्मन मार्शल फंड में एशिया कार्यक्रम के निदेशक बोनी ग्लेशन ने कहा, चीन की वॉर प्रैक्टिस ताइवान और अमेरिका को बीजिंग की लाल रेखाओं को पार नहीं करने की याद दिलाती है। उसने कहा कि उन लाल रेखाओं में औपचारिक ताइवान स्वतंत्रता के लिए अभियान या द्वीप पर बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिकों को तैनात करने का निर्णय शामिल है। ताइवान जल मध्य में गतिरोध के शांतिपूर्ण समाधान के लक्ष्य समझ में आता है। विशेषज्ञों ने लंबे समय से कहा है कि बीजिंग द्वारा द्वीप को जबरदस्ती लेने का कोई भी प्रयास अनिश्चित परिणाम के साथ बेहद महंगा प्रयास होगा। इसके अलावा यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के लिए अमेरिका और उसके सहयोगियों की तीव्र और समन्वित प्रतिक्रिया ने बीजिंग को चिंतित कर दिया है। विशेषज्ञों का कहना है, जो सुझाव देते हैं कि इसके नेता यूक्रेन को ताइवान को ध्यान में रखते हुए पश्चिमी प्रतिक्रिया देख रहे हैं। ये देखा जाना बाकी है कि यूक्रेन संकट से बीजिंग क्या सबक सीखता है। रूस के तेज आक्रमण और मजबूत पश्चिमी प्रतिक्रिया के आलोक में ये अपनी गणना में अधिक सतर्क हो सकता है, लेकिन दूसरी ओर बीजिंग ये भी निष्कर्ष निकाल सकता है, द्वीप पर बलपूर्वक कब्जा करने पर कोई भी प्रयास केवल उतना ही कठिन होगा जितना वे प्रतीक्षा करेंगे, क्योंकि ताइवान अपनी रक्षा के बारे में अधिक गंभीर हो सकता है और अमेरिका और उसके सहयोगी तैयारी के बारे में अधिक गंभीर हो सकते हैं। तनाव क्यों बढ़ रहा है? PRC की स्थापना के बाद से दशकों तक बीजिंग और ताइपी के बीच दुश्मनी का शासन रहा। व्यापार, यात्रा और संचार काफी हद तक कट गया। दो अलग अलग मौकों पर ROC द्वारा नियंत्रित कई बाहरी टापुओं पर PRC द्वारा गोलाबारी के साथ सैन्य संघर्ष जारी रहा, लेकिन 1980 के दशक के उत्तरार्ध में तनाव कम होने लगा, जिससे सीमित निजी यात्राओं, अप्रत्यक्ष व्यापार और स्ट्रेट में इन्वेस्ट करने की अनुमति मिली। सिंगापुर में कीमती और CCP के प्रमुखों के बीच एक ऐतिहासिक बैठक के दौरान 2015 में संबंध चरम पर पहुंच गए, लेकिन 2016 के बाद संबंध तेजी से बिगड़ गए, जब पारंपरिक रूप से स्वतंत्रता समर्थक डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी DPP से सेई इंग वेन ने ताइवान में एक शानदार राष्ट्रपति चुनाव जीता। वोटर्स के बीच इस चिंता से प्रेरित ताइवान कीमती सरकार के तहत बीजिंग के बहुत करीब जा रहा था और शी के नेतृत्व में चीन विदेश नीति में तेजी से दृढ़ हो गया, जो कि अधिक सत्तावादी हो गया है। हांगकांग में लोकतंत्र और स्वतंत्रता पर इसकी अथक कार्यवाही ने ताइवान में कई लोगों को अलग थलग कर दिया है, जो डरते हैं कि वे उससे भाग के सामना कर सकते हैं, जो वे बीजिंग के शासन के अधीन थे। ताइवान और अमेरिका में प्रशासन द्वारा बीजिंग को उकसाने के रूप में देखे जाने के जवाब में चीनी सेना द्वारा द्वीप पर अपना दबाव बढ़ने के कारण तनाव विशेष रूप से बढ़ रहा है। अमेरिका ने कीमती सरकार का समर्थन करना जारी रखा।
चीनी सिविल वॉर के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ने राष्ट्रवादियों का समर्थन किया, जबकि कम्युनिस्ट को सोवियत संघ का समर्थन प्राप्त था। ताइवान से पीछे हटने के बाद भी अमेरिका ने KMT सरकार का समर्थन करना जारी रखा, साथ ही उसे अपनी अर्थव्यवस्था बनाने में मदद करने के लिए, जबकि PRC को एक वैचारिक और सैन्य विरोधी के रूप में छोड़ दिया। लेकिन 1960 के दशक में बीजिंग और मॉस्को के बीच एक राजनयिक संघर्ष के बाद, जिसे चीन सोवियत विभाजन के रूप में जाना जाता है, सोवियत संघ के असंतुलन के लिए PRC और अमेरिका के बीच संबंध पिघलने लगे। 1979 तक अमेरिका औपचारिक रूप से राजनयिक मान्यता को ताइपी से बीजिंग में बदलने के लिए राष्ट्रों की बढ़ती सोच में शामिल हो गया, जिसे वन चाइना नीति के रूप में जाना जाता है। वॉशिंगटन PRC को चीन की एकमात्र वैध सरकार के रूप में मान्यता देता है। ये बीजिंग की स्थिति को भी स्वीकार करता है कि ताइवान चीन का हिस्सा है, लेकिन उसने कभी भी द्वीप पर संप्रभुता के CCP के दावों को स्वीकार नहीं किया है। इस बीच अमेरिका दशकों पुरानी ताइवान संबंध अधिनियम की शर्तों के तहत ताइवान के साथ घनिष्ठ अनौपचारिक संबंध बनाए रखता है। ताइवान में अमेरिकी संस्थान के माध्यम से ताइपी में वास्तविक अमेरिकी दूतावास, कमर्शियल, ट्रेडिशनल और अन्य इंपोर्ट एक्सपोर्ट की सुविधा प्रदान करता है। ताइवान ने अपने क्षेत्रीय दावों को कमतर आंका है। ताइपी में राष्ट्रवादी नेता चियांग की शेक ने एक दिन मुख्य भूमि पर फिर से कब्जा करने का सपना देखा। बीजिंग में CCP के अध्यक्ष माओ जेडोंग ने ताइवान को संयुक्त नई चीन के लिए अंतिम टुकड़ा माना, एक समस्या जिसे बाद में जल्दी हल करने की आवश्यकता थी। हाल के वर्षों में ताइवान ने मुख्य भूमि चीन पर अपने क्षेत्रीय दावों को कमतर आंका है और आज अपनी सैन्य, मुद्रा, संविधान और निर्वाचित सरकार के साथ एक जीवित लोकतंत्र है। लेकिन इसे दुनिया के अधिकांश सरकारों द्वारा एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं दी गई है और ये कूटनीतिक रूप से अलग थलग पड़ गया है। इन वर्षों में सरकारों की बढ़ती संख्या ने अपनी राजनयिक मान्यता को ताइपी से बीजिंग में बदल दिया है, जिसे ताइवान को 2021 के अंत में केवल 15 राजनयिक सदस्यों के साथ छोड़ दिया गया है। सबसे पहले एक त्वरित इतिहास। ताइवान, जो लंबे समय से स्वदेशी लोगों द्वारा बसा हुआ है, 17वीं शताब्दी में चीनी साम्राज्य का हिस्सा बन गया है। इंपीरियल चीन के पहले चीन जापानी युद्ध हारने के बाद से इसे 1895 में जापान को सौंप दिया गया था। ये टापू वर्ल्ड वॉर 2 के अंत तक आधी सदी तक जापानी उपनिवेश बना रहा। जापान की सहयोगी हार के बाद चीन की सत्तारूढ़ राष्ट्रवादी सरकार कुओमिंटांग यानी कीमती के नेतृत्व में ताइवान पर नियंत्रण कर लिया। कुछ ही समय बाद राष्ट्रवादियों, जिन्होंने इंपीरियल चीन के पतन के बाद चीन गणराज्य यानी ROC के बैनर तले मुख्य भूमि पर शासन किया, एक विरोधी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी CCP के नए हमले के तहत आया। दोनों पक्षों ने एक खूनी गृह युद्ध में प्रवेश किया, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रवादियों की अंतिम हार हुई, जो ताइवान भाग गए। ROC सरकार की सीट को नानजिंग से ताइपी में स्थानांतरित कर दिया। स्ट्रेट के उस पार CCP ने सत्ता संभालने और बीजिंग में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना PRC की स्थापना की। दोनों ने खुद को चाइना की एकमात्र सही सरकार घोषित किया। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और हमारी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो जाने से पहले उस सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।